हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक के फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर आए हुए हैं। और ये सेशन आज हम लोगों को बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग पूरे जोश के साथ और पूरे एंजॉय के साथ ये सेशन को पढ़िए। इससे नीट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है और आप लोगों को एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से हम समझाएंगे और इसके साथ अपना कुछ सेल्फ नोट्स भी देकर आपको समझाएंगे। तो इसमें आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग अपने सामने नोटबुक पेन सामने रख लीजिए और एनसीईआरटी का बुक को खोल लीजिए। पहले हम अपने नोट्स को अच्छा से आप लोगों को समझा रहे हैं, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का यह सेशन में सबसे पहले फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड जो है हम लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी का और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। Vitamin minerals are required in a small quantity. It's mean major component in our food. फूड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मेजर और दूसरा माइनर। तो मेजर कंपोनेंट में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट्स है। मेजर का मतलब हुआ जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, और स्मॉल क्वांटिटी में जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है माइनर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ से नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप लोग माइंड में रखिए और याद हो सके तो कहीं नोट बुक में अपना नोट करते चलिए। द फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। फूड और क्या करता है? हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके साथ ग्रोथ करता है और टिश्यू रिपेयर का काम करता है। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड also प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। फूड के साथ साथ जो हम लोग वाटर इंटेक करते हैं, पानी पीते हैं, वह मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाता है और उसके साथ साथ बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करके रखता है, बचा करके रखता है। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैनॉट बी यूज बाय आवर बॉडी in their original form. They need to be broken down and converted into simpler substance in digestive system. बायोमाइक्रोमोलिक्यूल को बॉडी डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकता है। सपोज दैट कोई अगर मान लो कि हम लोग डायरेक्टली डीएनए को लेकर के अगर हम पी जाएं तो क्या उसको बॉडी डायरेक्टली यूज कर सकता है? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और यही कन्वर्सन को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। दैट मीन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इट इज कैरी आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाई मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ये डाइजेस्टिव सिस्टम
जो है वह मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड भी है। मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए पेट में जो जाता है, स्टोमक में जाता है, तो वहाँ पर मैकेनिकली यह टूटता है और केमिकली डाइजेस्ट टूटता है और सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में यह बनता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल भी हुआ और बायोकेमिकल मेथड से ही यह डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। ह्यूमन्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दैट मीन क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि एक कंप्लीट क्लोज पैसेज में हो रहा है, ठीक है। जैसे यह प्लांट बॉडी में ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, तो उसमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज द एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। इतना तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग का आता है द एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद द एंटेरियर ओपनिंग। एंटेरियर ओपनिंग मतलब अग्रछिद, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका अग्र भाग, जिसे हम लोग माउथ बोलते हैं, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टेरियरली थ्रू द एनस। और कहाँ तक जब है तो पश्च भाग हम लोग का एनस तक यह कंप्लीट होता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से, और अंत कहाँ होता है? एनस तक। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं माउथ। माउथ हम लोग क्या बताए पहले कि माउथ इज एन एंटेरियर ओपनिंग। ये क्या है? एक एलिमेंट्री कैनल का एंटेरियर ओपनिंग है, ठीक है। और एंड ओपन्स इनटू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। बकल कैविटी को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ध्यान रहे। बकल कैविटी और ओरल कैविटी एक ही चीज़ है। द ओरल कैविटी इज लाइन बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ओरल कैविटी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। माउथ के अंदर मुंह खोल कर देखते हैं तो क्या क्या दिखाई देगा? उसमें दांत दिखाई देगा और जीभ दिखाई देगा, टीथ एंड टंग। अब टीथ में आते हैं हम लोग का। ईच टीथ इज embedded in a socket of jaw bones. This type of attachment is called thecodont. हम लोगों का दांत जो है वह एक सॉकेट बोन के अंदर देखोगे ऐसे धंसा हुआ है, ठीक है। उसमें एक अरेंज्ड है और इसी अरेंजमेंट को, इसी अटैचमेंट को हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। थीकोडोंट क्या है? वेरी टफ अटैचमेंट। इट इज़ वेरी टफ अटैचमेंट। यह बहुत ही टफ अटैचमेंट है और यह किस में मिलता है? ह्यूमन बॉडी में मिलता है। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स जैसे क्रोकोडाइल, डायनासोरस में मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ। हम लोगों का लाइफ में 2 तरह के सेट्स होते हैं टीथ का, ठीक है। पहला जो होता है फर्स्ट सेट इज टेम्पररी और मिल्क और deciduous teeth which present in child up to 6 years of age and which is replaced by set of permanent और adult teeth। मतलब बचपन में
जो दांत आते हैं उसे हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, या डेसिडियस टीथ बोलते हैं, या टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, ठीक है। और फिर यह एडल्ट यह टूट जाता है, और जब एडल्ट होते होते हम लोग का सेकेंड सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं। मतलब दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। इस तरह के सेट के कारण ही इसे डाइफायोडोंट बोला जाता है। अच्छा, हम लोगों के कितने तरह के दांत होते हैं? 4 तरह के दांत होते हैं, ठीक है। उसका नाम है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसको हम लोग आई, सी, पी, एम एंड एम से अरेंज करते हैं, ठीक है। दिस 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर कॉल्ड हेट्रोडोंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 तरह के जो दांत होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। ये हेट्रोडोंट, ठीक है। ये सबसे नीट का क्वेश्चन पूछा जाएगा जब एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़ोगे, तो ये सब इस तरह से दिया हुआ है और इसको बढ़िया से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सब का काम क्या है। पहला है, हम क्या बताएं, इंसीजर। तो इंसीजर का मेन काम क्या है? दे हेल्प इन कटिंग द फूड। अगर किसी चीज़ को काटने का काम कौन करता है? तो हम लोग का इंसीजर करता है। कैनाइन का मेन काम क्या है? इट हेल्प इन टीयरिंग ऑफ द फूड। प्रीमोलर का काम क्या है? दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। और मोलर का काम क्या है? दे हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। अब आता है हम लोग का डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला जो बच्चा जब रहता है, बच्चों में, उसको हम लोग डेंटल फार्मूला बोलते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ चिल्ड्रेन में क्या होता है? 2102 बाई 2102, ठीक है। 2102 इसको अगर हम ऊपर ऐड करते हैं 213 और +2 तो 5 हो गया। तो 5 बाई ये नीचे में 5 इंटू 2 करो तो 5 ऊपर 10 हो गया, नीचे 10, और दोनों को ऐड करो तो कितना हो रहा है? 20। दैट मीन चिल्ड्रन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 20। डेंटल फार्मूला ऑफ 17 to 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल तक के बच्चों का जो डेंटल फार्मूला होता है वह 2122 का मतलब हुआ 213 3 और 2 5 2 7 7/7। इसको अगर 2 से इंटू करते हैं तो 14/14 आता है, और टोटल जो 14 और 14 मिलकर 28। कहने का मतलब कि 18 साल की उम्र तक के बच्चों का टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 28। उसके बाद आता है डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट। एडल्ट जब हो जाता है तो 2123 दैट मीन 2 और 1 3 2 5 3 8, ऊपर 8 और नीचे 8। उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो 8 8 16, तो टोटल कितना हो गया? 32, मतलब 32 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स का टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32। क्लियर हो रहा है इतना तक कि नहीं? क्लियर होगा, आप लोग बोलते चलिए। इसके बाद एक तो आता है बाबू मोनोफायोडेंट फार्मूला फॉर ह्यूमन। अब इसको हम लोग देखते हैं मोनोफायोडेंट फार्मूला में और कंपैरिजन करते हैं तो वो आता है 0021 जो जिंदगी में केवल उसमें एक प्री मोलर जो है वह एक ही बार आता है, प्री मोलर। एनामेल, अब क्या आते हैं हम लोग एनामेल में। इट इज़ द हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ टीथ विच हेल्प इन mastication of food
इट इज सेक्रेटेड बाय टाइप ऑफ सेल कॉल्ड एमिलोब्लास्ट। इसको अंडरलाइन करके रखिए, एमिलोब्लास्ट। ये एनामेल जो होता है वो हार्डेस्ट च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का, और जो मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। और ये सेक्रेट किससे होता है? जिस सेल से होता है उस सेल का नाम है एमिलोब्लास्ट। ठीक है। इट इज ए इक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड इज द हार्डेस्ट नॉन लिविंग सब्सटेंस इन द बॉडी। यह क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और सबसे हार्डेस्ट नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है ये बॉडी का। हार्डेस्ट नॉन लिविंग सब्सटेंस अगर कोई पूछेगा क्या है, दैट इज एनामेल। क्लियर? सेकेंड थिंग्स, टंग। टंग क्या है? टंग इज ए फ्लेशी मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द ओरल कैविटी बाय फ्रीनियम। The upper surface of tongue possesses papillae. टंग का अपर सरफेस पर बहुत सारे पैपिलाई होते हैं, जिसमें सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड। उसमें से कुछ पैपिलाई में टेस्ट बड होते हैं। यह हम लोग का टंग जो होता है वो पोस्टेरियरली अटैच होता है, लेकिन एंटेरियरली किस में अटैच होता है? वो फ्रॉग में अटैच होता है। ठीक है। हम लोगों का टंग पोस्टेरियरली अटैच होता है। द टेस्ट बड्स आर आल्सो नोन एज गैस्टेटो रिसेप्टर। ये हम लोग का टेस्ट बड का दूसरा नाम क्या है? गैस्टेटो रिसेप्टर। दिमाग में रखिएगा, हम लोग को नीट में कभी कभी ये टेस्ट बड न कर बोलकर गैस्टेटो रिसेप्टर, कन्फ्यूजन के लिए गैस्टेटो रिसेप्टर का यूज कर दिया जाता है। तो गैस्टेटो रिसेप्टर और टेस्ट बड दोनों एक ही चीज़ है, आप लोग यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। अब आता है पैपिलाई। पैपिलाई आर 4 टाइप्स। पैपिलाई कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है, याद रखिएगा। पहला होता है सर्कमवैलेट, जो स्फेरिकल शेप्ड होता है और सबसे बड़ा पैपिलाई है, तो इसको याद रखिएगा, यह लार्जेस्ट पैपिलाई है। सेकेंड है फिलीफॉर्म, दैट इज इन कोनिकल शेप एंड आर डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड। ठीक है। इस पर मतलब टेस्ट बड नहीं होता है, फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं होता है, याद रखिएगा। फंजीफॉर्म, इट इज पिंक कलर्ड, spherical in shape and present on entire tongue। ठीक है। फंजीफॉर्म में टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट बड किस पैपिलाई में, किस टाइप का पैपिलाई में प्रेजेंट होता है, तो किस में? फंजीफॉर्म में पैपिलाई में टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। और 4th नंबर जो होता है वह फोलेट। ये फाउंड इन रूमिनेंट विच हैव 4 चैम्बर स्टोमक। क्लियर है यहाँ तक? द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट हैरिंग विच सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओरल कैविटी जो होता है वह किस में आकर खुलता है? वह फैरिंग्स में खुलता है। ठीक है। और फैरिंग्स जो है, अब ये पूछा जा सकता है कि द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर दैट इज कॉल्ड फैरिंग्स। इसे याद रखिएगा। ये फैरिंग्स जो है यह हम लोग का कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। तो इसके बाद एनसीईआरटी से इसे हम लोग मिला लें। जो हम आप लोग को पढ़ाए वो लाइन टू लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीईआरटी से। अगर कोई तरह का इसमें अगर आप लोग को डाउट अगर हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, हम लाइन टू लाइन पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइए और एनसीईआरटी के ऊपर ही मार्क करते जाइए मार्कर से, और साइड में लिखते जाइए। जो भी लिखना है वो लिखते जाइए उसी पर, ताकि आप लोगों को फिर दोबारा कोई मेहनत ना करना पड़े। बेटा एनसीईआरटी को घोल करके पी जाओ, जैसे भी हो इसे पी जाओ।
और 360 आउट ऑफ 360 एकदम रखा हुआ है नीट में। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। समझ में आ रहा है ना? जो हम पहले पीछे बताए हैं वही चीज़ हम दिखा दे रहे हैं कि उसी तरह का है। हर एक सेशन में इस तरह से तो हम नहीं कराएंगे कि हम एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के, हम डायरेक्टली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को ही पढ़ करके और आप लोगों को हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो, द वाटर वी टेक in play an important role in metabolic process and also prevent dehydration of the body. Biomolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion, and it is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. General organization of the human digestive system is shown in figure 16.6. तो कहने का मतलब कि ये जो हम वन पैरा आप लोगों को पढ़े, इसमें तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि हम नहीं समझाएं। ये हम पीछे आप लोगों को समझा चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा समय न देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है कुछ नया। देखिए इसमें एक एक पॉइंट हम देखते जा रहे हैं। जो एलिमेंट्री कैनल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड इट्स ओपन आउट पोस्टेरियरली थ्रू द एनस। सब जो समझ में आ रहा है, एलिमेंट्री कैनल कहाँ से शुरू होता है? एंटीरियर ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड माउथ, एंड ओपन आउट पोस्टेरियरली थ्रू द एनस। एनस तक मतलब यह फैला हुआ है। द माउथ लीड्स इनटू बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी, एंड ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ, दैट इज मस्कुलर टंग। मतलब ओरल कैविटी में नंबर ऑफ टीथ और मस्कुलर टंग है। ईच टीथ इज इम्बेडेड इन द सॉकेट जॉ बोन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। इसको लाइन को याद रखना बाबू, थिकोडोंट। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म टू सेट्स ऑफ द टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ए सेट ऑफ टेम्पोररी मिल्क और डिसिडियस टीथ रिप्लेस्ड बाय द सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। इसको याद रखना बाबू, ठीक है, डाइफायोडोंट, जो हम पीछे समझा चुके हैं ये सब। अब यहाँ पर बेटा देखो, मतलब टीथ के ही बारे में है जो कि हम समझाए हैं। कितने तरह का टीथ है, इन लोगों का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। हम तुम लोगों को डेंटल फार्मूला भी बता दिए, वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। टेस्ट बर्ड्स पैपिलाई के बारे में दिया है, ओरल कैविटी कहाँ से लीड्स करता है और कार्टिलेज फ्लैप होता है। और कहने का मतलब इसमें एक लाइन बता दें, द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया वन ओपन इनटू फेरिंग्स, ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस ओपनिंग द वाइन पाइप। कहने का मतलब कि दोनों के जंक्शन पर एक क्या होता है, एक फ्लैप होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब फूड आता है तो वो वाइन पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे फूड जो होता है वाइन पाइप में एंट्री नहीं कर पाता है, ठीक है। कब? निगलते समय। द ओसोफेगस इज ए थीन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक। ये ओसोफेगस जो होता है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक, मतलब गर्दन के पश्च भाग से,
ठीक है, नेक से होते हुए थोरेक्स और डायाफ्रागम तक जाता है एंड टू ए जे शेपेड बैग, और कहाँ चला जाता है, जे शेपेड बैग तक जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमिक बोलते हैं। ठीक है बाबू, अब आता है हम लोग फिगर के ऊपर। ये देखो, सब अपने बुक में फिगर को देख लीजिए, फिगर को अच्छे से देखिए, और ये फिगर के ऊपर ही अगर ये समझ में आ गया तो समझिए कि आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग और क्लियर हो गया। ठीक है।